एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग और वेलकम टू दी वीकली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ दी पॉलिटी करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि पिछले हफ्ते जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इन द फील्ड ऑफ पॉलिटी, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उसको हमें किस तरीके से पढ़ना है और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं या फिर हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सब करेंगे। तो हम देखते हैं कि भाई आज हम लोगों ने टॉपिक कौन कौन से करने हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, फर्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट। ये बेसिकली अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। मॉडल एक्ट है, इसका मतलब एक तरीके से ड्राफ्ट गाइडलाइंस की तरीके से काम करेगा, क्योंकि जो टेनेंसी है, जो लैंड रिकॉर्ड्स या फिर लैंड प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है, उसके लिए सिर्फ यूनियन जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ आप कह लो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है। तो उसके रिगार्डिंग ये मॉडल एक्ट है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट चाहेंगी तो अडॉप्ट कर लेंगी और अगर नहीं चाहेंगी तो नहीं अडॉप्ट करेंगी। तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी स्टेट गवर्नमेंट्स। बट हम देखेंगे कि भी इस एक्ट में बेसिकली लिखा क्या गया है और अल्टीमेटली ये चीज़ नीड क्यों पड़ी, इसकी ये एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो देखेंगे इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू पेंशन रूल्स फॉर ऑल द सिविल सर्वेंट्स। इसमें स्पेसिफिकली ऑल द सिविल सर्वेंट्स नहीं, जिसमें जितने भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व पर्सोनल्स थे, जो भी रिटायर हो चुके हैं, जिनकी अभी पेंशन आनी है, उनके रिगार्डिंग कुछ पेंशन में चेंज किया गया है कि भाई आप अगर ऐसा काम करोगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो वो कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे कि भाई किस बेसिस पर इन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की पेंशन को आप डिडक्ट कर सकते हो, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अपना एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 एंड 21 बाय द नीति आयोग। हमें पता है जो एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट आर बेसिकली ऑथराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, और उसी की तर्ज पर इंडिया ने भी कुछ अपने एसडीजी गोल बनाए हुए हैं। तो उसके रिगार्डिंग हर साल नीति आयोग अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें ये बताती है कि उन गोल्स के रिगार्डिंग किस स्टेट ने कौन सी पोजीशन हासिल करी है, क्या उस स्टेट में थोड़ी सी ज़्यादा पॉवर्टी कम हुई है या फिर जेंडर इक्वालिटी आई है या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर पॉलिसीज ढंग से इंप्लीमेंट होनी शुरू हुई हैं। तो ये सब जो गोल्स हैं उनके रिगार्डिंग हर साल ये इंडेक्स आता है, जिसको हमें ये देखना है कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय द एसडीजी इंडेक्स एंड which state has been performed well and which state has been performed worst, वो देखेंगे इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, उसने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी है कि हर पंचायत में एक सिटीजन चार्टर होना ही चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म सिटीजन चार्टर एंड हाउ इट इज़ व्हाट इज़ द नीड टू इम्प्लीमेंट अ सिटीजन चार्टर ऑन द लेवल्स ऑफ पंचायत, और अगर ये आ गया तो कैसे चीज़ें चेंज होंगी और इसमें और क्या क्या कंसर्न्स हैं कि अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो चीज़ें और भी अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती हैं, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अपना ड्राफ्ट रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करी हैं कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उन सभी की जो प्रोसीडिंग्स होंगी केस की, उनको लाइव स्ट्रीम किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। किस टाइम पर जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, किस टाइम पर लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा, तो वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये अभी नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन ने मिलकर ये अभियान चलाया है, ताकि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हमारे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है एंड मोर नंबर ऑफ बैकवर्डनेस है, तो दीज डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ बीन डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोरोना पेशेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटल की बजाय घर में ही केयर प्रोवाइड की जाए, ताकि जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बर्डन नहीं पड़े। तो वो क्या अभियान है, किस तरीके से चीज़ें होंगी, कौन वॉलंटियर करेगा, कौन पैसे देगा, तो वो सारी जो चीज़ें हैं हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है, अब आज हम लोग 6 टॉपिक्स करेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं अपना, जो है मॉडल टेनेंसी एक्ट। मॉडल टेनेंसी एक्ट हम लोग अभी बताया मैंने आपको कि भाई मॉडल एक्ट है, इसका मतलब एक तरीके से ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं कि भाई किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर हम टेनेंसी की बात करें तो टेनेंसी होती है एक फिनोमिना, एक प्रोसीजर, जहाँ पर कोई टेनेंट है,
टेनेंट का मतलब होता है जो कोई पर्सन किसी जगह पर रह रहा है और वो जगह उसने रेंट पे ली हुई है। तो जब वो रेंट पे लेकर वहाँ पर रह रहा है तो उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और जो लैंडलॉर्ड है उसके क्या राइट्स हैं, या फिर वाइस वर्सा कि भाई लैंडलॉर्ड की क्या ड्यूटीज़ हैं एंड जो टेनेंट है उसके क्या राइट्स हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस एक्ट में सरकार ने बताया है। तो ये जो मॉडल एक्ट है इस रिसेंटली अभी यूनियन कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है कि भाई आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हो, अगर आप इसको अडॉप्ट करोगे तो आपकी जो स्टेट है उसमें टेनेंसी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं, वो इम्प्रूव हो सकती हैं, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। ओके, तो ये तो ध्यान रखेंगे। और ये जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट एक्ट है इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उस टाइम पर इसको पब्लिश किया गया था, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो जब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फिर ये पास किया जाएगा और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो ये तो है बेसिकली कि वो क्यों आया है। और अब हम देखते हैं कि भाई इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों है। इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि जो सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पूरे इंडिया में देयर आर 1.1 करोड़ हाउसेज आर बीइंग वेकेटेड, कि भाई इतने ज़्यादा हाउस खाली पड़े हैं जिनको रेंट पर चढ़ाया जा सकता है। तो अगर ये एक्ट आ गया, क्योंकि इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, तो उसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए इस एक्ट को लेकर आया गया है ताकि चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर इम्प्रूव हो सकें। तो हम देखेंगे कि भी इस एक्ट में बेसिकली लिखा क्या क्या गया है। पहली बात तो है रिटर्न अग्रीमेंट इज़ मैंडेटरी। आप कभी घर खरीदने के लिए गए हो, घर रेंट पे लेने के लिए अगर गए हो तो आपकी लैंडलॉर्ड से बातचीत होती है, तो वो वर्बल जो अग्रीमेंट होता है कि भाई हाँ तुम मेरे को इतने पैसे दे देना कि मैं आपको 10,000 रुपये हर महीने दूंगा और सारे ये 2 BHK मैंने ले लिया है आपसे। लेकिन जब तक ये अग्रीमेंट रिटर्न नहीं है तब तक कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। इसका मतलब पहले जो वर्बल अग्रीमेंट्स होते थे नाउ दे आर इनवैलिड। अब सबसे पहली जो चीज़ होगी दैट वुड बी द रेंट अग्रीमेंट। अगर रेंट अग्रीमेंट पे आपने साइन नहीं किया है तो फिर ना तो कोई आपके राइट्स हैं और ना ही कोई आपकी ड्यूटीज़ हैं। ओके, तो पहली बात है आपका रिटर्न अग्रीमेंट इज़ मैंडेटरी, दोनों को साइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इस्टेब्लिशेस द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट। एक नई अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो ये देखेगी कि क्या सारे प्रोविजंस जो इस मॉडल एक्ट में लिखे गए थे क्या वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर ढंग से और इम्प्लीमेंट करना है तो और चीज़ों की क्या नीड पड़ सकती है। एंड अगेन जो पहले जो केसेस सिविल कोर्ट में जाते थे, अब सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और एक नई तरीके के सेपरेट कोर्ट्स लेकर आए जाएंगे जो स्पेसिफिकली इन्हीं सारे केसेस को देखेंगे ताकि ये जो पेंडिंग इश्यूज हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो सके। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़ ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम लिमिट फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। जितने भी लोग रेंट पे रहते हैं जब वो स्टार्टिंग में घर देखने के लिए जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि भाई आप 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दो और एक जो रेंट है वो तो दे ही दो। तो अब पहले कई लैंडलॉर्ड्स ऐसे होते थे जो 6-6 महीने की सिक्योरिटी को डिपॉजिट करते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि भाई कहीं हमारे मकान पर कब्जा ना कर ले, कहीं ये एकदम से ना निकलने के लिए बात करें, क्या कोई चीज़ तोड़ फोड़ दें, तो पहले से ही उनके पास पैसे अवेलेबल हों इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो ये बेसिकली ये एक्सप्लॉयटेशन है कि भाई एक अगर स्टूडेंट है जो घर खरीदने के लिए गया है, रेंट पे लेने के लिए गया है, तो फिर वो 6 महीने की सिक्योरिटी कैसे डिपॉजिट करवाएगा। तो इसीलिए इस एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि अगर आप जो एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट है अगर वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए ले रहे हो, रहने के लिए ले रहे हो, तो सिर्फ 2 महीने की सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वो रेंट पर ले रहे हो फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस, तब आपको 6 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी एंड दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। इससे ज़्यादा की सिक्योरिटी ना तो वो चार्ज कर सकते हैं और ना ही आपको देनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। ऐसा नहीं होगा कि भाई सिर्फ लैंडलॉर्ड्स की ही ड्यूटीज़ होंगी और टेनेंट्स के ही राइट्स होंगे या वाइस वर्सा। दोनों की कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ हैं, दोनों की कुछ ना कुछ राइट्स हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लैंडलॉर्ड होगा वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो स्ट्रक्चरल रिपेयर्स हैं
जो अगर घर में कोई खराबी आ गई है उसके रहते टाइम पे, टेनेंट के रहते टाइम पर, तो जितनी भी रिपेयर्स होंगी स्ट्रक्चरल नेचर की, वो सारी की सारी लैंडलॉर्ड करवा के देगा बिल्कुल फ्री में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स, पेंटिंग ऑफ द डोर्स एंड विंडोज, ये सब क्या है, ये बेसिकली ये है कि भाई इस घर में अगर आप रह रहे हो, आए हो, तो फिर जो विंडोज का कलर है, जो घरों पे पेंट है, दीवारों पर पेंट है, वो तो कम से कम करवा के दो। ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल फर्श खाली छोड़ रखा है, दीवारें भी सिर्फ चूना लगा रखा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो तो कम से कम लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करे ही करे। और अगर कोई खराबी आ भी गई है ड्यूरिंग द लिविंग एक्सपीरियंस, तो उसको भी वो रिपेयर करवा के देगा बिल्कुल फ्री में। लेकिन जो और छोटे मोटे खर्चे हैं जो किसी भी टेनेंट ने कॉज किया है डैमेज, जैसे फॉर एग्जांपल सॉकेट के रिपेयर्स हैं, किचन रिपेयर्स है, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लास पैनल्स एंड विंडोज़, कि भाई आपकी मर्जी है, आपका दिल कर रहा है कि भाई ये जो ग्लास विंडोज़ हैं उनको चेंज कर दो, अच्छा दिखेगा घर हमारा। तो वो जो पूरी इंप्रूवमेंट है या फिर चीज़ों में आप कह लो कि आपने अपनी मर्जी से अगर करनी है तो उसके लिए पैसे आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, जो लैंडलॉर्ड है वो करवा के नहीं देगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ आपके राइट्स हैं, कुछ ना कुछ आपकी ड्यूटीज़ हैं, और सारे के सारे अगर कोई भी डैमेज आपने किया है, जो टेनेंट है, जो रेंट पे बच्चा रह रहा है या फिर पर्सन रह रहा है, तो जितना भी डैमेज उसने किया है उसके तो पैसे उसको खुद ही भरने पड़ेंगे, चाहे वो डैमेज स्ट्रक्चरल डैमेज हो, चाहे वो कोई नॉर्मल डैमेज हो। अगर आपने जानबूझ के किया है तो फिर अल्टीमेटली पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, ये सोच समझ के फिर तोड़फोड़ करना। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें 24 आवर प्रायर नोटिस बाय द लैंडलॉर्ड। अगर उसको घर में कोई भी रिपेयर करवानी है या रिप्लेसमेंट करवानी है, तो फिर अल्टीमेटली आपको 24 घंटे का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कि भाई मेरे यहाँ से एक पर्सन आएगा जो आपके इस चीज़ को रिपेयर कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एकदम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि भाई खोलो और रिपेयर करेंगे। तो 24 आवर का नोटिस विल बी गिवन टू सिक्योर द प्राइवेसी एंड टू सिक्योर द रिपेयर वर्क। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म फॉर वेकेटिंग द प्रेमाइसेस। अगर लैंडलॉर्ड ने सारे के सारे रूल्स को माना है, सभी रेगुलेशंस को फॉलो किया है, नोटिस भी दिया है, रिपेयर वगैरह भी करवाई है, जब सब कुछ उसने अपने हिसाब से किया है, रूल्स के हिसाब से किया है, तो फिर अगर भी रेंट पे रहने वाला पर्सन नहीं खाली कर रहा है घर को, तो फिर लैंडलॉर्ड के पास ये पावर है कि भाई वो जो 2 महीने हैं उसने कहा था कि भाई निकल जाओ यहाँ से, फिर भी आप नहीं निकल रहे हो वहाँ से, तो आपका जो रेंट है वो डबल कर दिया जाएगा। और जो अगले 4 महीने होंगे 2 महीने के बाद के, उसमें आपका जो है 4 टाइम्स आपको रेंट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो सबकी ही चलेगी। अगर लैंडलॉर्ड सारी चीज़ें मान रहा है तो फिर वो क्यों ना रेंट को बढ़ाए, है ना। तो जो रेंट अग्रीमेंट में चीज़ें लिखी हुई हैं उनके मानने के बावजूद भी अगर आप नहीं निकल रहे हो घर से, तो ये पावर्स लैंडलॉर्ड को दी गई हैं बाय दिस एक्ट। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। अगर हम कवरेज की बात करें कि भाई कौन कौन से जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं इसमें कवर होंगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कमर्शियल की बात करें, एजुकेशनल यूज़ की बात करें, या रेजिडेंशियल हाउसेस की बात करें, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड होगा मॉडल टेनेंसी एक्ट में। लेकिन जो हाउसेस सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे, कोई इंडस्ट्री आपने लगाई है उस एरिया में और वो जगह लीज पर ली हुई है, रेंट पर ली हुई है, तो फिर उसके लिए ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई जगह ली है, आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हो, या फिर आप वहाँ पर रह रहे हो, या फिर और कोई भी कंपनी आप चला रहे हो, तो फिर उसके लिए इस पूरा का पूरा लॉ एप्लीकेबल होगा। कवरेज इसकी ध्यान रखेंगे, नॉट फॉर द इंडस्ट्रियल यूज, एंड इट वोंट कवर होटल्स, लॉजिंग हाउसेज, इन्स एक्सेट्रा। तो ये होटल्स वगैरह तो ऑब्वियसली ये पर्पसेस के लिए आते ही नहीं है, वो तो कोई और ही चीज़ है ना, तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ख़त्म हो जाती है। एंड लास्ट है, इट विल बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली एंड विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग टेनेंसीज। जो ऑलरेडी रेंट अग्रीमेंट वगैरह साइन किया हुआ है वो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन जो आगे आने वाले रेंट अग्रीमेंट्स होंगे दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस। होगा क्या इस एक्ट को पास करने की वजह से, क्या चीज़ें सुधर जाएंगी या फिर क्या और भी चीज़ें इंप्लीमेंट आपको करनी पड़ेंगी। तो सिग्निफिकेंस इस एक्ट को पास करने का ये है कि इट विल प्रोवाइड अ स्पीडी मैकेनिज्म इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कोर्ट आपने इस्टेब्लिश कर दिया है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस को सुनेगा जो इस लॉ के रिगार्डिंग है।
तो फिर अल्टीमेटली जो है जो रिजल्ट आएगा, जो वर्डिक्ट आएगा, दैट वुड बी वेरी फास्टर इन नेचर। तो जो इश्यूज हैं पेंडिंग वो सारे के सारे धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट विल ओवरहॉल द लीगल फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू द रेंटल हाउसिंग अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में सेम तरीके के लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि भाई अगर आप महाराष्ट्र में चीज़ें रेंट पर ले रहे हो या फिर बंगाल में जाकर रेंट पर ले रहे हो, तो अल्टीमेटली सेम ही रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो इट विल बेसिकली होमोजेनाइज द रूल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरऑल द कंट्री। तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी ये सबके लिए। नेक्स्ट है, इट विल इनेबल क्रिएशन ऑफ एडेक्वेट रेंटल हाउसिंग स्टॉक। जितने भी लोग अभी घर तलाश रहे हैं रेंट पे लेने के लिए बट उनको वो नहीं मिल रहा है, तो जब ये एक्ट आ जाएगा, ये पास हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके द्वारा वो लोग घर खरीद सकते हैं। तो फिर जो स्टॉक है, जो अवेलेबल हाउसेस प्रेजेंट हैं जो रेंट पर चढ़ाए जा सकते हैं बट लोग चढ़ा नहीं रहे हैं रेंट पे, तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिर जो होमलेसनेस की दिक्कत है वो भी धीरे धीरे समाप्त होती दिख जाएगी हमें। लास्ट है आपका, इट विल इनेबल द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रेंटल हाउसिंग। मतलब होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का, जिसमें कि पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल हैं और अल्टीमेटली जब भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो उसके लिए जो भी अथॉरिटी होगी, जो भी कोर्ट होगा, दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। तो एक तरीके से प्रॉपर कॉम्प्रीहेंसिव और होलिस्टिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना फेस करनी पड़े बाय द टेनेंट और बाय द लैंडलॉर्ड। दोनों की ही सहूलियत का ध्यान में रखना है। And next, it will expected to give a fillip to private participation in the rental housing। जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं कि भाई एक जो रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए जाएं, तो उसको भी एक तरीके से बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे दे आर ऑलरेडी बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं जो इस एक्ट के पास होने की वजह से चीज़ों में सुधार आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ कंसर्न्स तो फिर भी होते हैं कि भाई ये लॉ आने के बावजूद भी चीज़ों में सुधार देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दिस एक्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। जैसे हम लोगों ने मॉडल की बात करी है, तो एक तरीके से ये मॉडल है, इसमें कोई भी बाइंडिंग कैरेक्टर तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो इसीलिए जितने भी आपकी लैंड और अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं दैट कम्स विद इन दी स्टेट लिस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है वही चलता रहेगा जब तक सरकारें इनको मानने के लिए राजी नहीं हो जाएंगी। एक तो ये चीज़ है, कंसर्न पहली ये है। दूसरी कंसर्न ये है कि जैसे रेरा एक्ट आया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसके रिगार्डिंग पूरे के पूरे रेजिडेंशियल हाउसिंग को एक ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया था, उसको भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया, कईयों ने नहीं अपनाया। तो इस वजह से ये भी एक्ट वैसे ही तरीके से फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि रेरा इज कंसिडर्ड टू बी नाउ अ फ्लॉप एक्ट, कि भाई इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें सोची थी सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाई हैं। तो अल्टीमेटली इट कैन बिकम अगेन फ्लॉप प्रोजेक्ट जस्ट लाइक दी रेरा एक्ट। दीज आर सम कंसर्न जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो या तो कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस हो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई आपको ये लॉ इम्प्लीमेंट करना ही है, या फिर जो आपका खुद के स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है तो उसमें आप कुछ ओवरऑल चेंजेस कर लो ताकि जो चीज़ें हैं वो स्मूदन तरीके से चलती रहें, है ना। तो कुछ ना कुछ तो वे फॉरवर्ड निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो क्रक्स है, जो एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू मेक द रेजिडेंशियल हाउसिंग वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज आर वेरी वेरी वेल डिसाइडेड बाय द अथॉरिटीज एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट आर ऑल्सो डिसाइडेड। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा क्रक्स है हमारे इस टॉपिक का। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।